गली नंबर 10 कौन सी कड़वी याद थी उसके दिल में। वन वापसी संध्या की गाड़ी जैसे ही पुराने मोहल्ले के बाहरी मोड़ पर मुड़ी, एक अजीब सा सन्नाटा उसके भीतर पसर गया। बचपन बीता वही गली नंबर 10 में, जहां हंसी ठहाके थे, रिश्तों की गर्माहट थी और एक गहरी कड़वी याद भी थी जिसे उसने सालों से मन के किसी कोने में बंद कर रखा था। मैडम, यही उतरना है क्या? ऑटो वाले की आवाज ने उसकी सोच भंग की। हाँ, यही गली नंबर 10। गली में कदम रखते ही सब कुछ वैसा ही लगा, वही पीली दीवारें, वही पान की दुकान और वही पुराना मंदिर। पर अब वो सब कुछ फीका सा लग रहा था। पुराना मकान, उसका पुश्तैनी घर अब बंद पड़ा था। दरवाजे पर ताला जंग खा चुका था। पड़ोस की मौसी, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, संध्या को देख पहचान गई। अरे संध्या बिटिया, तू तो दिल्ली चली गई थी ना? अब इतने सालों बाद क्या याद आ गई गली नंबर 10 की? संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मौसी, कुछ अधूरा रह गया था यहाँ। अधूरी बात। रात होते होते संध्या ने घर का ताला खुलवाया और झाड़ पोंछ करवाकर एक कोना तैयार किया। एक डायरी निकाली, वो जो 17 साल की उम्र में बंद की गई थी। The 8th of March 2005। आज मैंने पहली बार अपनी माँ को चुप देखा। वो कुछ नहीं बोली, बस पापा को नजरें नीची कर चली गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। 4 भाई की परछाई। गली नंबर 10 में सबने कभी उसके भाई को पसंद किया था। रोहित समझदार, होशियार और सबका लाडला। लेकिन जब एक दिन वो अचानक गायब हो गया तो संध्या ही सबके सवालों का जवाब बन गई। तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे किसी से डर था? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही तुम? तब से गली नंबर 10 उसके लिए डर का नाम बन गई थी। 5 वो आखिरी शाम। संध्या की आंखों में वो शाम आज भी जिंदा थी। रोहित उसके कमरे में आया था और कहा था, अगर मैं ना रहूं तो क्या तू मुझे समझेगी? क्या बकवास कर रहा है भैया? उसने कहा था। पर रोहित का चेहरा अजीब था, वो शांत मगर टूटा हुआ था। रात को जब पुलिस आई और बताया कि पास के तालाब में एक लाश मिली है और वो रोहित की थी, तब उसकी दुनिया बदल गई। 6 माह की चुप्पी। माँ ने तब से बोलना बंद कर दिया। सिर्फ एक बार उन्होंने संध्या से कहा था, तू तो जानती थी ना? फिर क्यों नहीं रोका उसे? और यह बात सालों से उसके मन में चुभ रही थी। क्या वो वाकई जानती थी? 7 सच्चाई की परतें। अब सालों बाद वो उसी कमरे में बैठी थी जहां भाई ने आखिरी बात कही थी। वो अलमारी जिसमें रोहित अक्सर किताबें रखता था, आज भी ज्यों की त्यों थी। संध्या ने खोली तो पीछे की दीवार में एक छोटा सा छुपा हुआ हिस्सा निकला। अंदर एक लिफाफा था। उसमें लिखा था, अगर मैं चला जाऊं तो संध्या को ये सच बताना जरूरी है। पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। खत में था, मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं खुद जा रहा हूं। पर कारण ये है कि पापा जिन लोगों से पैसे लेकर साइन कर रहे थे, वो लोग गली के मासूमों की जिंदगियां तबाह कर रहे थे। मैं विरोध कर रहा था। उन्होंने धमकी दी और पापा ने कहा कि अगर मैं चुप ना हुआ तो उन्हें सब बता देंगे। मैं नहीं रहना चाहता एक ऐसी दुनिया में जहां मेरे अपने ही दुश्मन बन जाएं। एक नया सबेरा। संध्या उस खत के साथ मौसी के पास गई। मौसी रो पड़ी। हम सब जानते थे कि कुछ गड़बड़ थी, पर कोई नहीं बोला। हम डर गए थे बिटिया। संध्या ने उस खत को सबके सामने पढ़ा। मोहल्ले की पंचायत बुलाए और पहली बार गली नंबर 10 में किसी ने सच्चाई के लिए आवाज उठाए। 9 परिवर्तन। अब संध्या ने फैसला लिया, यहाँ एक पुस्तकालय बनेगा, रोहित मेमोरियल, जहाँ सच छिपाया नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लोगों ने चंदा दिया, दीवारें रंगी गई, बच्चे जुटे और धीरे धीरे गली नंबर 10 एक नई पहचान लेने लगी। 10 याद और विरासत। संध्या अब दिल्ली नहीं लौटी, वो यहीं रहने लगी। एक शाम जब वो बच्चों को किताब पढ़ा रही थी, एक बच्ची ने पूछा, दीदी आपके भाई का नाम क्या था? उसने मुस्कुराकर कहा, रोहित। वो सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका था। हर गली में एक ऐसी कहानी होती है जिसे समय की धूल ढक देती है, पर जब कोई उसे झाड़ता है तो सच, दर्द और साहस साथ बाहर आता है। गली नंबर 10 इंचेस सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक मानसिक द्वंद्व का प्रतीक थी और संध्या उस द्वंद्व को पार कर अपने अतीत को एक तोहफा बना पाई।